Hello and welcome back to Gyan Mimamsa YouTube channel. Today we will look into the news analysis. These are the important news articles relevant to your exam preparation. So let's discuss all these articles. Let's see our first article. Can bank lock phone for loan default? What's RBI's new rule say? Let's see RBI कौन से न्यू रूल जो है लेके आई है लोन डिफॉल्टर के लिए. तो आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क इशू किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लोन रिकवरी प्रैक्टिस है वो गवर्न होगी. रिवाइज कंडक्ट फॉर बैंक्स के लिए भी रिवाइज कंडक्ट जो है इशू किया है रिकवरी एजेंट्स के लिए एंड इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी रूल्स फॉर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिवाइस. और ये जो फ्रेमवर्क है वो कब से फोर्स में आएगा? जनवरी 1 2027 से. एंड ये ऑल कमर्शियल बैंक पे फॉलो होगा. अब सपोज करिए कि आपने एक फोन जो है वो ईएमआई पे लिया है. अब आप फर्स्ट ईएमआई आपने जो है उसकी भर दी है बट सेकेंड ईएमआई आपने नहीं भरी है. आपने लोन लिया है, ईएमआई लिया है. तो इसके केस में जब जो बैंक है वो कैसे रिकवर करेगा वो सारी चीजें आपको बताई गई है. जैसे अगर इसमें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा? सपोज आपने स्मार्टफोन के लिए लोन लिया था तो वो उसी लोन जो है लोन के रिकवरी के लिए उसी डिवाइस पे जो है रिस्ट्रिक्शन लग सकता है. ऐसे नहीं होगा कि आपने स्मार्टफोन के लिए जो है लोन लिया है बट आपके रिस्ट्रिक्शन जो है और किसी डिवाइस पे लगेंगे. तो ये स्ट्रिक्टली बोला गया है कि ओनली बी अप्लाइड इफ द लोन स्पेसिफाइड फाइनेंस दैट पर्टिकुलर डिवाइस. उसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अगर वो लोन लिया गया है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट, लैपटॉप, ये सारी चीजें. अब 30 डेज एंड 60 डेज का ओवरड्यू क्या बोलता है? 30 डेज में बोलता है कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ इस तरीके से लगेगी कि आपको नोटिस आएगा, आपको मैसेजेस आएंगे, आपको कॉल्स आएंगे कि आपको नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका ये लोन जो है वो बाकी है. आपके लोन की रिकवरी के लिए जो है ये कॉल मैसेजेस किए जा रहे हैं. और 60 डेज के बाद परमिट किया जाएगा इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने का. अगर ये जो लोन्स है वो अनपेड रहते हैं 60 डेज तक के लिए. तो 30 डेज में सिर्फ हमें नोटिस देना है, बैंक्स को सिर्फ नोटिस देना है. आफ्टर 60 डे अगर कोई भी लोन जो है वो अनपेड रहता है उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है. और मेन प्रोटेक्टेड फीचर क्या है? इट कैन नॉट बी डिसेबल. किस चीज को डिसेबल नहीं कर सकता? बैंक डिसेबल नहीं कर सकता इनकमिंग कॉल्स को, एसएमएस सर्विसेज को, इमरजेंसी फंक्शन को. तो ये सारी चीजें जो है बैंक किसी भी सिचुएशन में चाहे 30 डेज हुए हो या 60 डेज हुए हो इन्हें डिसेबल नहीं कर सकता. इनकमिंग कॉल, एसएमएस सर्विस एंड इमरजेंसी फंक्शंस. आउटगोइंग कॉल्स कैन नॉट बी ब्लॉक बिफोर 60 डेज ऑफ डिफॉल्ट. इट मीन्स अगर 60 डेज के बाद भी आपने लोन जो है नहीं दिया है तब आपके आउटगोइंग कॉल्स जो है वो ब्लॉक हो सकती है बट 60 डेज से पहले नहीं. बट इनकमिंग कॉल्स तो आपकी चलती ही रहेगी. Restriction must not interfere with activity necessary for the borrower works and employment. मान लीजिए किसी का वर्क फ्रॉम होम है तो उन सारी चीजों में जो है जो एम्प्लॉय है या फिर जिसने लोन लिया है उनका वर्क हैम्पर नहीं होना चाहिए. देन बैंक क्या कहते हैं? कुछ डेटा प्रिवेसी और रिस्टोरेशन सेफगार्ड की बात करते हैं. तो बैंक्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग पर्सनल डाटा स्टोर्ड ऑन बोरोवर्स डिवाइस. तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है. एंड ये कहा गया है जब अमाउंट पे हो जाएगा, मान लीजिए कि एक लोन जो है वो कंप्लीटली पे हो चुका है, उसके विद इन 1 आवर जो है सारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, सपोज करिए ये स्मार्टफोन पे लगाई थी, तो वो सारी रिस्ट्रिक्शन विद इन 1 आवर जो है फंक्शन हो जानी चाहिए, फिर से रिस्टोर कर देना चाहिए. अगर बैंक इसमें डिले करता है तो उससे अराउंड 250 रुपीज पर आवर का हम कह सकते हैं कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. देन कुछ रूल्स बताए गए हैं रिकवरी एजेंट्स के लिए. तो बैंक्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ आउटसोर्स रिकवरी पर्सनल. बैंक ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. वो किस तरीके से रिकवर कर रहा है, रिकवरी एजेंट किस तरीके से बात कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, इन सब के लिए पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो बैंक ही होगा. और एजेंट जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बोरोवर से ओनली बिटवीन 8
एएम एंड 7 पीएम के बीच में। मतलब आप अर्ली मॉर्निंग किसी को 4 बजे परेशान नहीं कर सकते हो और फिर आप रात को भी किसी को परेशान नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी बोली गई है। एंड बोला गया है कि जो रिकवरी कॉल्स होगी वो मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। रिकॉर्ड भी करना है आपको कॉल्स को और उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को आपको मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। ये सारी चीजें क्यों करी जा रही है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डिजिटल लेंडिंग के लिए। आरबीआई फ्रेमवर्क जो है स्टैब्लिश करेगा क्लियर बाउंड्रीज को कि डिजिटल लैंडर्स कौन कौन के या कोई भी डिवाइस अगर खरीदता है उनका जो डेटा प्रोटेक्शन है वो भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इमरजेंसी कॉल्स है, इनकमिंग कॉल्स है, वो वर्क एक्सेस है, वो उनको पूरी तरीके से मिले और जो भी काम करता है उसके लिए पूरी तरीके से बैंक ही अकाउंटेबल रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम याद रखेंगे कौन कौन सी चीजें 30 डेज के अंदर आएगी, 60 डेज के बाद क्या होगा और ये जो रूल है वो 2027 में रेगुलेट होगा या फिर फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अगस्त मलाई इविक्शन ऑर्डर स्टिल साइलेंस फॉरेस्ट राइट एक्ट। सबसे पहले तो अगस्त मलाई जो बायोस्फीयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपने देखा है कि ये अगस्त मलाई बायोस्फीयर जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वैसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखते हैं कि आर्टिकल में क्या है, न्यूज में किस लिए ये बायोस्फीयर जो है वो देखा गया है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है फॉरेस्ट राइट एंड इंक्रोचमेंट एविक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक एविक्शन ऑर्डर जो है इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है वो चाहते हैं फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट जो है अगस्त मलाय बायोस्फीयर का जो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है उसे हटाया जाए। पर जो ऑथर है वो आर्ग्यू करते हैं और बोलते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी जो है मिस इंटरप्रेट कर रहा है इस प्रोविजन को। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 के उस प्रोविजन को मिस इंटरप्रेट कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि दो स्टेट के बीच में ये हमारा अगस्त मलाय बायोस्फीयर है। अब कोर्ट एंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है जो इलीगली यहाँ पे रह रहे, एविक्शन करके रह रहे हैं, उनको हटाने की बात की जा रही है अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व से। बट जो ऑथर है उनका कहना है कि ये इलीगली नहीं रह रहे हैं, जो वहां पे लोग रहते थे ट्राइबल एरिया या फॉरेस्ट ड्वेलर हम कह सकते हैं, वो सारे लोग वहां पे रहते हैं जो ट्रेडिशनली और बहुत टाइम से ये सारी वहां पे रह रहे हैं। अगर हम इन्हें हटाएंगे तो उनके लीगल राइट्स जो है या फिर जो मैंडेटरी वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके बिना हम इनको हटाने की बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को मिस इंटरप्रेट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी ने, तो इसलिए वो इस चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं। बट हमारे लिए मेन बात क्या है, या फिर हम अगर स्टैटिक देखें, स्टैटिक इसका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम स्टैटिक देखेंगे तो अगर इसका जोग्राफिकल स्प्रेड देखें तो अराउंड 3500 स्क्वायर किलोमीटर का है। इंटर स्टेट बाउंड्री है जो तमिलनाडु और केरल के जो दो स्टेट है उनसे मिलती है। अगर हम केरला की बात करें, केरल के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में अगस्त मलाय बायोस्फीयर जो है देखा गया है और तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें अगस्त मलाय बायोस्फीयर में, तो बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया भी है। जैसे अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें टाइगर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है। जैसे काकड़ मंदुतरई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, श्रीविल्लिपुत्र मेघालय टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है, नीलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तेदुनेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखी गई है, टाइगर रिजर्व भी देखे गए हैं एंड नेशनल पार्क्स भी देखे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, अगस्त्यमलाई न्यूज में भी, बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में भी है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है पूछे गए हैं। तो इससे रिलेटेड हम फैक्चुअल चीजें, स्टैटिक चीजें जो है वो भी याद करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वल्चर्स। तो न्यूज़पेपर में सिर्फ इसकी एक ऐसी इमेज आई थी, कटिंग आई थी, तो देखते हैं इसके बारे में। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें क्यों ये न्यूज में था, तो अ 6 month old इंडियन वल्चर was rescued treated by the people for animal PFA wildlife hospital and successfully released into the wild। तो 6 month का जो इंडियन वल्चर था उसे रेस्क्यू किया गया था,
उसको ट्रीट किया गया बाय पीएफए वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, और उस जब वो ठीक हो गया उसे रिलीज कर दिया गया वाइल्ड में। इसकी अगर लोकेशन देखें कहाँ पे ये रखा गया था, तो श्री रामादेव बेट्टा वल्चर सेंचुरी जो है वहां रखा गया था, जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट सेंचुरी है जो स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इंडियन वल्चर्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अगर हम आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से देखें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इट मीन्स इनकी जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा कम है। इंडियन वल्चर की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन 1990s में बहुत ज्यादा कम थी, अराउंड 97 to 99% जो है डिक्लाइन हो चुकी थी ड्यू टू डेक्लोफ्लाइन, जो मेडिसिन होती है उसकी वजह से। अब वो मेडिसिन जो है वो कैटल को दी जाती है। अब वल्चर्स का क्या काम होता है? वल्चर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एनिमल है वो डेड हो चुका है, उनकी स्किन को, उनके जो मीट है उनको कंज्यूम करते हैं, तो ये मेडिसिन जो है वो कैटल्स को दी जाती थी। तो जब वल्चर इसको कंज्यूम करते थे, उस मेडिसिन को कंज्यूम करने से जो वल्चर्स की किडनी है वो किडनी फेलियर जो है देखा गया। इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी डिक्लाइन आते हुए दिखी। जब फिर गवर्नमेंट एंड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उन्होंने इन सारी चीजों को देखा, और क्योंकि वल्चर्स की नंबर्स बहुत ज्यादा कम थे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, तो वल्चर्स के लिए सेंचुरीज बनाई गई ताकि हम इनको प्रोटेक्ट कर सके और इनके जो नंबर्स है उनको बढ़ा सके। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के देखें तो ये शेड्यूल 1 में आता है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन देता है इंडिया में। तो इट मीन्स इसका कोई हंट नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता या ट्रेड नहीं कर सकता, और अगर ऐसा कोई करता हुआ मिलता है तो की स्ट्रिक्ट पेनल्टी होती है, जेल भी हो सकती है। अगर हम साइट्स का स्टेटस देखें तो अपेंडिक्स सेकंड में आता है। तो हमने मेडिसिन की भी बात की, डेक्नोफेंस की, जो कैटल को दी जाती थी, क्योंकि वल्चर्स जो है वो डेड लाइफ स्टॉक को खाते हैं, जिसकी वजह से उनको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम देखी जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही थी। और इससे क्या हुआ? हैबिटेट लॉस हुआ। अ, जैसे हम देखते हैं जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं, तो उनका बहुत सारे जो नेस्ट है वो भी, उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दी। देन विंड टर्बुलेंस की वजह से, हाई टेंशन पावर लाइंस की वजह से भी इनके जो नंबर्स हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती हुई दिखाई दी थी। अगर हम वल्चर्स की बात करें तो वल्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम वल्चर्स की देखें तो ये क्लीन अप क्रू की तरह देखा जाता है, क्योंकि ये जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस पर फीड होता है, वो कंज्यूम करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहता है। और क्या हेल्प करते हैं अगर हम वल्चर्स की बात करें, तो वल्चर्स जो है पेस्ट पोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। मान लीजिए अगर वल्चर्स जो है एब्सेंट रहेंगे, तो जो ये डेड बॉडीज है, डेड एनिमल्स है, जिससे रैट पॉपुलेशन भी जो है बढ़ जाएगी, फेरल डॉग की पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी, और पूरे एनवायरनमेंट में जो है ओपन एरियाज में ये जो डेड बॉडीज है वो रहेगी, जिसके वजह से जो रेबीज का रिस्क है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में भी बढ़ जाएगा। देन माना जाता है कि जो वर्चर्स है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन रिजल्टिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल इकोसिस्टम क्विकली। तो इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वल्चर, इसलिए हमें इन्हें सेफगार्ड करना है, इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इनकी पॉपुलेशन पे और ज्यादा अच्छे से रेगुलेशन या रेगुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज रशिया शेयर इन इंडियाज ऑयल इंपोर्ट जंप्स टू 48% इन जून। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जो यूएस है उन्होंने एक बिल जो है सैंक्शन किया है, जिस बिल में बताया गया है, या उस बिल का की प्रोविजन क्या है, कि जो भी कंट्री टॉप 5 कंट्रीज होगी जो रशिया से ऑयल या गैस परचेज करेगी, उस पे 100% जो है टैरिफ लगाया जाएगा, स्पेसिफिकली दोज दैट वर लार्जेस्ट परचेज ओवर द प्रीवियस ईयर। तो यूएस के सेनेट ने एक बिल जो है वो पास किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो टॉप 5 कंट्रीज होगी जो रशिया से ऑयल एंड गैस लेगी, उन पे हम 100% टैरिफ जो है लगाएंगे। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो ये टैरिफ के अंदर की जो भी कंडीशंस है उसे फुलफिल कर रही है, जो उनके क्राइटेरियाज है उनको फुलफिल कर रही है, क्योंकि इंडिया जो है उन टॉप 5
लार्जेस्ट इंपोर्टर जो रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है इंपोर्ट करता है उस लिस्ट में आता है। क्योंकि इंडिया ऑयल के लिए मान लीजिए रशिया पे डिपेंडेंट है, यूएई पे डिपेंडेंट है, सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो देखी गई है, रशिया का कंट्रोल या रशिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए यूएस ने ये बिल जो है पास करने की बात की गई है। 100% टैरिफ की जो है बात की गई है। देन टाइमलाइन पेनल्टी के लिए क्या बताया गया है, टैरिफ वुड अप्लाई इफ अ कंट्री कंटिन्यूज टू इंपोर्ट ऑयल और गैस फ्रॉम रशिया आफ्टर 30 डेज ऑफ एक्ट इनैक्टमेंट। कि अगर ये एक्ट का इनैक्टमेंट हो गया, ये टैरिफ जो है उन पे अप्लाई होगा, उन कंट्रीज पे अप्लाई होगा जो इस एक्ट के बाद भी जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगी या फिर गैस जो है इंपोर्ट करेगी। अगर हम इम्पोर्टेंट डेटा देखें, इम्पोर्टेंट फिगर्स देखें, तो जून 2026 में रिकॉर्ड मार्केट शेयर जो था रशिया एंड इंडिया के बीच के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का, इंडिया ने जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, वो ऑल टाइम हाई देखा गया है। अराउंड 48% इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड 48.6% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन जून 2026। मतलब हमने क्वांटिटी में 48% बढ़ाया और अगर हम टर्म्स ऑफ वैल्यू पैसों की बात करें तो इसमें भी जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बट अगर हम कंपेयर करें रशियाज शेयर इन इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल बैक ऑन 2022, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, उस टाइम पीरियड पे देखें तो ये सिर्फ 2.8% था। अगर अब हम जून 2026 का देखें तो ये सारे टाइम्स में बहुत ज्यादा हाई देखा गया है, ऑल टाइम हाई शेयर देखा गया है। 48% के अराउंड हमने ये शेयर देखा गया है। अगर हम ओवरऑल इंपोर्ट की बात करें, ओवरऑल इंपोर्ट वॉल्यूम्स की बात करें इंडिया का, तो ये लोअर है फॉर इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट इन जून 2026 टू 18.2 मिलियन मेट्रिक्स टन्स। अगर क्रूड ऑयल की वॉल्यूम की बात करें तो ये भी जो है डाउन देखा गया है। बट प्रॉब्लम अगर हम देखें, डिस्पाइट इंडियाज कटिंग ओवरऑल क्रूड इंपोर्ट परचेज फ्रॉम रशिया बैक देन द ट्रेंड, इंडिया इंपोर्टेड 8.7 मिलियन मीटर टन्स ऑफ रशियन ऑयल इन जून 2026। तो ये सिर्फ 1% लो है मई 2026 से, और 25% हाइयर है लास्ट ईयर के जून से। तो ये स्टैटिस्टिक जो है देखा गया है इस सैंक्शन के बाद, या फिर हम कह सकते हैं टैरिफ बढ़ाने के बाद से, जब यूएस ने ये अपना बिल जो है प्रपोज किया है उसके बाद हम देखें, या फिर उससे कुछ टाइम पहले का अगर हम डेटा देखें, तो इंडिया और रशिया के बीच में जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो रशियन क्रूड ऑयल है उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट जो है दिया गया है। अगर हम देखें रशिया जो इंडिया से चार्ज करता था वो अराउंड $77.7 पर टन इन अप्रैल 2026, और ये अराउंड 10.6 हो चुका है। तो कितना ज्यादा ड्रास्टिक जो है इसकी प्राइस में चेंज देखने को मिला है, ये हिस्टोरिकल डिस्काउंट माना जा सकता है। अब यहाँ हमने रशिया की बात करी कि रशिया का इंडिया रशिया से कितना ऑयल एंड गैस जो है इंपोर्ट करता है। एक इम्पोर्टेंट कंट्री और है जिससे हम ऑयल इंपोर्ट जो है करते हैं, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का जो मार्केट है वो इंडिया के साथ कितना शेयर जो है देखा जाता है। तो यूएई ऑल्सो शो इट शेयर इन इंडियाज ऑयल इंपोर्ट राइज टू हिस्टोरिक हाइज। तो 17.5% ऑयल इंपोर्ट बाय वॉल्यूम जो है देखा जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि 18% ऑफ ऑयल इंपोर्ट बाय वैल्यू अगर हम देखें, हाईएस्ट शेयर सो फार फॉर यूएई जो है वो इंडिया के लिए देखा गया है। अगर हम कंबाइंड शेयर देखें रशिया एंड यूएई का, तो ये अराउंड नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट इन जून 2026 देखा जा सकता है। तो सिर्फ इन दो कंट्रीज से, रशिया एंड यूएई से, हम 2/3 जो हमने ऑयल इंपोर्ट किया है वो इन दो कंट्रीज से ही देखा जा सकता है। तो ये हाईएस्ट एवर कंबाइंड शेयर देखा गया है इन दोनों कंट्रीज के लिए। तो हम सिर्फ रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है ऑयल के लिए, ऑयल इंपोर्ट के लिए। हम यूएई के साथ भी उतना ही जो इंडियन ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें राइज देखा गया है। सिर्फ रशिया के साथ नहीं देखा गया है, यूएई के साथ भी देखा गया है। और इन दोनों कंट्रीज के साथ मिलके हम अराउंड 2/3 इंडिया का जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि यूएस के सैंक्शन के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने क्या बोला है,
उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है इन सब चीज़ों के लिए तैयार है, किसी भी सैंक्शन के लिए जो भी शिप टू शिप ट्रांसफर ऑपरेशन होगा इंटरनेशनल वाटर्स में वाया रेड सी रूट, वहाँ पे सारे जो चोक पॉइंट्स अगर सैंक्शन की वजह से कोई भी हॉल्ट आता है या फिर कुछ भी सैंक्शंस लगते हैं, तो इंडिया का जो भी बाउंड कार्गो है, वो हॉल्ट में नहीं जाएगा, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या कहते हैं कि क्लेरिफाई किया है कि सिर्फ रशिया एंड यूएई इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्टैंड रेडी फॉर डाइवर्सिफाई क्विकली। उन्होंने कहा है कि हम जो अपना ऑयल इंपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई कर देंगे अगर कोई भी सैंक्शन लगते हैं रशिया पर या फिर यूए के साथ अगर इंपोर्ट करना है या फिर कोई भी वो चोक पॉइंट, क्योंकि रेड सी वाला जो पार्ट है वो जो इम्पोर्टेंट एरिया है, अगर वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो जो इंडिया है वो अपना ऑयल इंपोर्ट जो है, ऑयल जो मार्केट है वो क्विकली डाइवर्सिफाई कर देगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था कि इससे हमें क्या पता चलता है कि एक कंट्री सपोज जो जैसे यूएस हो गया, उनके एक बिल से या एक अमेंडमेंट से या फिर एक एक्ट से जो बाकी कंट्रीज है उस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है। तो इंडिया को स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को अपनी सारी चीजें सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंड होके नहीं करना, चाहे वो इम्पोर्ट क्रूड ऑयल की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कोई बात हो। हमें सबसे पहला हमारा स्टैंस होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफ़ाई कैसे करें। अगर हम इम्पोर्ट पे हेविली डिपेंडेंट है, तो हम सिर्फ़ एक कंट्री से डिपेंडेंट ना रहे, हमारा जो डिपेंडेंसी भी है वो अलग-अलग कंट्रीज़ से हो। दूसरा, हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने इंडिजीनियस चीज़ों पे कि हम किस तरीके से सारी चीज़ों को डाइवर्सिफ़ाई करके चल सकते हैं। किस तरीके से जो क्रूड ऑयल है उसका यूज़ या फिर उसकी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। जैसे जो ई20 का हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। इस तरीके की जो बायोफ्यूल्स देख सकते हैं। इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अगर इंटरनेशनली कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका डायरेक्टली असर जो है वो इंडिया पर ना पड़े। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। Next article is do not write the obituary of international law yet. जैसे हम पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे यूक्रेन रशिया का है, गाजा वॉर, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी, वायलेंस अगेंस्ट सिविलियन, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है हम देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है जो इन सबको गवर्न कर सकता था, रोक सकता था या फिर हम कहें इसे मैनेज कर सकता था, बट उसकी जो सुप्रीमेसी है वो नहीं दिखाई दे रही। तो क्या इंटरनेशनल लॉ वैलिड भी है आज के टाइम पीरियड पे? ये जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो स्टैंस था वो क्या था? वो बोल रहे थे कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो अभी अंडर प्रेशर है, बट इट विल प्रिवेल। बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी है। इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ क्यों बनाया गया है कि जो 2 कंट्रीज़ है या फिर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके बीच में पीस एंड हार्मनी बने रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पे डिस्कशन हो, उस पे काम हो और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। बट क्योंकि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और हम कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा वास्ट टाइम पीरियड के लिए वास्ट एरिया में देखे जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन जो है वो निकल के आता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ अभी भी इस टाइम पीरियड पे, करंट सिचुएशन के टाइम पीरियड पे वैलिड भी है या फिर इंटरनेशनल लॉ इम्पोर्टेंट है सभी कंट्रीज के लिए? तो ये क्वेश्चन जो है निकल के आता है। तो ये ऑथर बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को डेड इज़ प्रीमैच्योर और रॉन्ग होगा। अगर इसको हम बोलेंगे कि ये इनवैलिड है या फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर ये डेड है, तो वो बहुत रॉन्ग डिसीजन या प्रीमैच्योर डिसीजन कहा जा सकता है। अगर हम देखें वायलेशंस हो रहा है, हेडलाइंस हम क्या देखते हैं? मान लीजिए रशिया यूक्रेन का वॉर देखते हैं, वर्ल्ड में क्या-क्या सिचुएशन हो रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में ही देखते हैं। स्टिल हम देखते हैं, ऑथर कह रहा है इन सारी हेडलाइंस के बाद भी जो इंटरनेशनल लॉ है वो कंटिन्यू फंक्शन कर रहा है सीमलेसली अपने डेली ग्लोबल ऑपरेशंस में। उनका कहने का वो कहना चाह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी वॉर्स हो रही है या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, तो उसके साथ-साथ ये भी इंटरनेशनल लॉ इंश्योर कर रहा है कि
जो डेली की चीज़ है, डेली जो ग्लोबल ऑपरेशंस है, वो भी सीमलेसली दिखाई दे। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की वजह से ही ये सारे ग्लोबल ऑपरेशन जो है वो सीमलेसली देखे जा रहे हैं ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी। वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं? वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि इफ इंटरनेशनल लॉ वर ट्रूली इर्रेलेवेंट, अगर इर्रेलेवेंट होता इंटरनेशनल लॉ, तो नेशंस जो है वो इन्हें पूरी तरीके से कंप्लीटली इग्नोर कर देते इंटरनेशनल लॉ को। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हमें कभी भी अगर हम टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते रहते हैं, इंटरनेशनल लीगल टर्मिनोलॉजी जो है उनका यूज़ करते रहते हैं, यूएन चार्टर, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सेल्फ डिफेंस, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इन सब की हम बात करते रहते हैं। अगर हम 2 स्टेट के बीच में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब भी हम इंटरनेशनल लॉज़ की इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स की बात करते हुए देखे जा सकते हैं। वो बोलते हैं एक साइलेंट पावर है या अ, इंटरनेशनल लॉ जो है वो फंक्शन कर रहा है डेली। जैसे हम देख सकते हैं क्या-क्या फंक्शन कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ इज़न्ट जस्ट अबाउट स्टॉपिंग वॉर। वो बोल रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम किसी वॉर को स्टॉप करें, किसी बीच के बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जो है सॉल्व करें। इसका और भी जो है डेली लाइफ में काम है, जैसे एविएशन में काम है, मैरीटाइम में काम है, एयरक्राफ्ट क्रॉस इंटरनेशनल स्काईज़, इन सब में काम जो है देखा जा रहा है। मतलब वो बोल रहे हैं कि ग्लोबली एविएशन एंड मैरीटाइम को स्मूथली बनाने का काम भी जो है इंटरनेशनल लॉ की वजह से ही हो रहा है। इंटरनेशनल लॉ का सिर्फ एक वन पर्पस नहीं है कि वो जो वॉर्स है उनको खत्म कराए या फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करे। इंटरनेशनल लॉज़ की ये भी टास्क है कि वो किस तरीके से जो स्मूथली ग्लोबल एविएशन में या फिर मैरीटाइम में देखा जा सकता है, उन सारे लॉज़ को भी फॉलो करे और स्मूथली एविएशन और अंडर सी के जो वर्क है, वो भी कंप्लीट करे। ट्रेड एंड कम्युनिकेशन में भी जो है काम करे, इंटरनेशनल ट्रेड में काम करे, टेलीकम्युनिकेशन में काम करे, क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल के बीच में जो फंक्शंस होते हैं, वो स्मूथली कंडक्ट हो। देन जो इंडिविजुअल प्रोटेक्शंस है, जैसे पासपोर्ट हो गया, कोई असिस्टेंस देनी हो गई, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल हो गया, रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क पे ही एंटायरली डिपेंडेंट है। देन अगर हम रिसेंटली देखें तो जो भी पैंडेमिक होती है, उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्डनेस जो है, वो इंटरनेशनल लॉ करती है। हाई सी ट्रीटीज़ हो गए, यूएन कन्वेंशन हो गए अगेंस्ट साइबर क्राइम, इन सारी चीज़ों में इंटरनेशनल लॉ ही अपने जो नेटवर्क्स है, न्यू फ्रेमवर्क्स बनाती है और इन फ्रेमवर्क्स को जो है फॉलो करने के लिए या फिर रूल्स को बिल्ट अप करती है। तो इंटरनेशनल लॉज़ की जो वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉर रोकने तक नहीं है, और सारे कामों में भी इंटरनेशनल लॉ की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से ऑथर जो है बोलना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं कि रियलिज़्म की तरफ देखिए या फिर हम किसी भी लॉ की बात करें तो वो परफेक्ट नहीं है, उसमें इम्परफेक्शन जो है देखा जा सकता है। जैसे इम्परफेक्शन की अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ में जो उसके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स में जो फॉल्स है, वीटो पावर हो गई यूएनएससी में, पावर का जो इम्बैलेंस है, ये सारी चीज़ें फ्लॉज़ है। ये सारी जो कमियाँ हम इंटरनेशनल लॉ में देखी जा रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है इन रीज़न्स की वजह से हम उस लॉ को ही अबंडन कर दें। अगर हम इंडिया का एग्ज़ाम्पल देखिए तो इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया जो है वो एक प्राइम एग्ज़ाम्पल देता है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री टेंशन भी देखी गई, पॉलिटिकल टेंशन्स भी देखी गई पाकिस्तान के साथ, और इंडस वाटर ट्रीटी में अभी भी वो इंटरनेशनली जो लीगल लॉज़ हैं उन्हें ही फ़ॉलो कर रहे हैं। तो इन ट्रीटीज़ के लिए इंटरनेशनल लॉज़ का यूज़ होता है। अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में स्मूथली कोई ट्रिटी फ़ॉलो करानी है तो इंटरनेशनल लॉज़ का फ़ॉलो किया जाता है। तो हम इस ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं रोक पा रहा, तो वो इनवैलिड है या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इर्रेलेवेंट है आज के टाइम पीरियड पे। रेलेवेंस ऑफ ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग नेशंस एंड ग्लोबल साउथ नीड अ rules-based international order to advance their interest through negotiation rather than raw military power। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ जो है जो या फिर जो डेवलपिंग नेशन है, उन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स की ज़रूरत है ताकि वो अपने जो कंट्रीज़ है या दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ
नेगोशिएशन करे, उनके साथ बातचीत करे, जो उनके इंटरेस्ट है उन सारी चीज़ों पे मिलके नेगोशिएशन करे, ना कि मिलिट्री पावर के साथ इन इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करे। ये थ्रेट नहीं है, द थ्रेट इज़ नॉट द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ बट द ग्रोइंग बिलीफ दैट वायलेशन मेक इट यूजलेस। वो एक लास्ट में ऑथर यही बोलते हैं कि 100% गारंटी किसी भी लीगल सिस्टम में नहीं होती, बट अगर हम हिस्ट्री को भी देखें तो न्यू रूल्स को, न्यू इंटरनेशनल लॉज को जो है हमें अडेप्ट करने की जरूरत है, उसे रिन्यूअल करने की जरूरत है, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। बट अगर उसमें कुछ फ्लॉज है तो हम उसे पूरी तरीके से जो है डिसमिस नहीं कर सकते। ये ऑथर का कहना था। तो ऑथर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उनसे कहा गया कि जो इंटरनेशनल लॉज है उस वो इररिलेवेंट है आज के टाइम पीरियड पे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं। बट उनका कहना था कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉज जो है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के साथ साथ और भी काम करते हैं। जैसे ग्लोबली जो भी ट्रेड हो रहा है उसे स्मूथ करते हैं। छोटी कंट्रीज के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है वो मिलिट्री से ना सॉल्व करके नेगोशिएशन करके सॉल्व कराते हैं। इंडिया उसका एक प्राइम एग्जांपल है, वो भी कहा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इंटरनेशनल लॉज में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे फ्लॉज है, बट हम किसी लॉ को इसलिए इरेलीवेंट नहीं बता सकते क्योंकि उसमें फ्लॉज है। हमें उन फ्लॉज को जो है अमेंड करके, उसमें रेगुलेशन करके, उसमें न्यू आइडियाज को अडेप्ट करके उस लॉ को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, ना कि उसे डिसमिस करना है। सिर्फ ऑथर इतना कह रही थी, इन अ शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंग्लिश इन इंडिया, अ लैंग्वेज दैट हैज अर्न्ड इट्स प्लेस। तो इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडियन लैंग्वेज कंसिडर करेंगे या इसे फॉरेन लैंग्वेज की तरह कंसिडर करेंगे। तो एक ऑब्जर्वेशन देखा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। उन्होंने कहा था कि वेदर इंग्लिश कैन बी कंसिडर एज अ इंडिजीनियस लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो उसके रिस्पॉन्स में ये आर्टिकल जो है लिखा गया है। तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि जो इंग्लिश है वो सिर्फ एक कॉलोनियल टेक अवे या फिर एक फॉरेन लैंग्वेज इंडिया में नहीं रही है। पास्ट 2 सेंचुरीज की अगर हम बात करें, इंडिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ब्रिटिश लेके आए थे 2 सेंचुरीज पहले। बट अगर हम आज की बात करें तो इंडियंस ने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे अडॉप्ट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है और उसे अपनी तरीके से नेचुरलाइज्ड इंग्लिश, चाहे वो लिटरेचर के थ्रू हो, फ्रीडम स्ट्रगल्स में हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज, एजुकेशन में जिस तरीके से हमने उसे ट्रांसफॉर्म किया है और अपने डेली लाइफ में हम यूज जो करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश, वो हमने इंडियनाइज कर चुके हैं। तो इंडिया के अंदर जो इंग्लिश है वो सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इस लैंग्वेज में बहुत सारा काम होता है। बहुत हम अपने डेली जो कम्युनिकेशन है उसे करते हैं। सारी चीजें जो है डिपेंडेंट हम देख सकते हैं इंग्लिश के आसपास। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज है। अब ये सारी प्रॉब्लम क्यों देखी गई है या फिर ये आर्टिकल में ऑथर जो है वो किस बारे में, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे जो एनईपी है उसकी 3 लैंग्वेज के अंदर जो 2 लैंग्वेज है आपको वो नेटिव लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, इट मीन्स इंडियन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। और आप कोई एक लैंग्वेज जो है वो फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज में मान लीजिए फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, ये सारी लैंग्वेज आ जाएगी। बट इंग्लिश भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए, अब अगर इंग्लिश इस फॉरेन लैंग्वेज में जो है इंक्लूडेड है, तो कोई भी चिल्ड्रन होगा वो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देगा कि इंग्लिश उसे आनी चाहिए, तो एक लैंग्वेज ये चूज कर लेगा। तो फिर वो और सारी जो लैंग्वेजेस है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, उनमें से कोई जो है लैंग्वेज चूज नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश उसके लिए, उस चाइल्ड के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगी और ज्यादा स्कोप होगा इंग्लिश में। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन लैंग्वेज है, जो हम एक बच्चा सीख सकता था नई लैंग्वेज को, वो नहीं सीख पाएगा। तो इसी पे बात हुई है कि इंग्लिश को क्या फॉरेन लैंग्वेज में रखना कितना सही है। इस वजह से ऑथर बोलते हैं कि इंडिया में जो इंग्लिश है वो सिर्फ अब एक फॉरेन लैंग्वेज में नहीं बन चुकी है, क्योंकि पास्ट 2 इयर्स में बहुत सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आए हैं।
वो बोलते हैं द आइडिया ऑफ पिटिंग इंग्लिश अगेंस्ट रीजनल इंडियन लैंग्वेज लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु ये मिसलीडिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि हम रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश को रिजेक्ट करें या डिनाई करें। इंडिया की जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो मल्टीलिंगुअलिस्ट में है। ये अब बहुत सारी जो भाषाएँ हम जानते हैं, एक-दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं और एक-दूसरे की लैंग्वेज को जो है रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो थोड़ी-सी हिस्टोरिकल बात भी करते हैं ऑथर, वो कहते हैं इंग्लिश जो है ब्रिटिशर्स ने तो इंट्रोड्यूस की थी, वो कॉलोनाइज्ड जब करने आए थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्रेड के लिए, मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, ब्रिटिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे। बट धीरे-धीरे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में भी स्प्रेड होती हुई दिखाई दी, तो इंडिया ने इंग्लिश लैंग्वेज को अ, अडॉप्ट भी किया और उसे ट्रांसफ़ॉर्म भी करते हुए दिखाई दी है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखिए राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की लैंग्वेज का यूज़ किया था टू डिफेंड द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस इन कैलकाटा। देन दादाभाई नौरोजी का एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि उनकी जो फेमस ड्रेन थ्योरी थी, वो भी उन्होंने इंग्लिश में ही जो है पब्लिश की थी, लिखी थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक किस तरीके से ब्रिटिश जो है इंडिया का इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा है, ये सारी चीज़ें बताई थी। स्वामी विवेकानंद जी का एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो उन्होंने भी माय प्लान ऑफ कैम्पेन जो है वो इंग्लिश में ही डिलीवर किया था। देन महात्मा गांधी की बात करें, तो ट्रांसलेट हिंद स्वराज इनटू इंग्लिश टू टेक इंडियन नेशनलिस्ट आइडियाज़ टू ग्लोबल एंड पैन इंडिया ऑडियंस। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो इस टाइम पीरियड से नेशनल मूवमेंट से हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर हम डेटा का देखें, सेंसस देखें 2021 का, तो अराउंड 129 मिलियन इंडियंस जो है वो इंग्लिश स्पीक करते हैं एज़ अ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। अगर हम कुछ और डेटा देखें, तो हमें पता चलेगा कि अराउंड 180 मिलियन टू 250 मिलियन इंडियंस जो है, वो इंग्लिश फंक्शन करते हैं इंग्लिश नॉलेज में, जिससे इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ग्लोबली बन चुकी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 31,000 सीबीएसई स्कूल, 3,000 आईसीएसई स्कूल्स एंड प्राइमरी हायर एजुकेशन में भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ में भी एंड सोशली भी अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते मेनली जो इंग्लिश है वो कॉलोनियल रूलर्स जो है वो लेके आए थे। बट धीरे-धीरे इंडिया ने उसे ट्रांसफ़ॉर्म किया है, उसे अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी ऑथर जो है बोलना चाह रहे हैं कि इंग्लिश को अगर हम फ़ॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे, तो इंग्लिश का जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज को जो इतने सारे लोगों ने अडॉप्ट किया है अपनी डेली लाइफ़ में, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेसिफ़िकली अगर हम एनईपी की बात करें, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसमें 2 नेटिव लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश को इंक्लूड कर देंगे, तभी जो चिल्ड्रन है वो वन न्यू लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सीख सकता है। तो इस बात पे जो है ये आर्टिकल आया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ यूपीआई एंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिसी रिवर्सल। लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। जैसे हम सब यूपीआई यूज़ करते हैं यूपीआई यूज़ करके डिजिटली हम पेमेंट जो है करते हैं। इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, अंडर द प्रपोज्ड टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 व्हिच अमेंड्स सेक्शन 10A ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इसमें बताया गया है कि इस एक्ट के अंदर या फिर इस बिल के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है 10A सेक्शन में, जिसमें गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट क्या लीगल फ्रेमवर्क जो है वो ऐड कर रही है, वो ऐड कर रही है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ऑफ 0.25% to 0.5% ऑन यूपीआई ट्रांज़ैक्शन अबव 2000 के ऊपर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो 0.25% से लेके 0.5% तक लग सकता है। अगर हम 2016 की बात करें तब से यूपीआई जो है वो ऑपरेट हो रहा है एज ऑन अ ज़ीरो एमडीआर रेजिम, कि कोई भी पैसा जो है एमडीआर जो है ज़ीरो लगेगा। बट इस अमेंडमेंट के बाद जो है जितना भी ट्रांज़ैक्शन अबाउट 2000 होगा उसमें एमडीआर 0.25 से 0.5% तक लगेगा।
अब इसमें क्या हुआ था जब हम 2016 में अगर हम देखें जब से हम यूपीआई यूज करने लगे थे जो जीरो एमडीआर में था उसका मेन पर्पस क्या था गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या था गवर्नमेंट का मेन पर्पस था कि मर्चेंट एंड कंज्यूमर्स जो है वो एक शिफ्ट लेके आए कैशलेस इकोनॉमी को जो है प्रमोट करना चाह रहे थे इसीलिए वो डिजिटली पेमेंट्स जो है लेकर आए थे यूपीआई जैसा लेके आए थे यूपीआई का मार्केट भी जैसे हम देखेंगे बहुत ज्यादा लार्ज है इसलिए गवर्नमेंट ने कहा था जब 2016 में ये पॉलिसी लेके आए थे ताकि हम शिफ्ट करें यू कैश से यूपीआई के लिए कैश से डिजिटल हो तो इस चेन में जो है उन्होंने बैंक को भी जो या फिर जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उन सबको भी कहा गया था कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करेंगे या डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है पूरे कंट्री में फॉलो अप होगा तो और हम शिफ्ट देखते भी है अगर आप आज आप देखोगे चाहे हमें 10 रुपीज का कुछ लेना हो तो भी हम यूपीआई यूज करते हैं अगर हमें मान लीजिए कुछ महंगी चीज लेनी है मान लीजिए 20 केक का कुछ लेना है तब भी हम यूपीआई का यूज कर लेते हैं तो बहुत मिनिमम से लेके मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम जो लेमैन के लिए या डेली यूज के लिए हम कर सकते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिट होती है बट हम इतना अमाउंट जो है वो दे देते हैं यूपीआई यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीजें जो है और ये ट्रांजिशन जो है देखा गया था कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे हम यूपीआई डिजिटली जो है अपने ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे थे ये जो 2000 का थ्रेशोल्ड है वो किस लिए रखा गया है ऐसा कहा गया ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ये है कि ट्रांजैक्शन अबाउट 2000 अकाउंट्स फॉर ओनली 5% ऑफ टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू ये कहा गया है इवन ऐसा भी कहा गया है जो माइक्रो पेमेंट्स है लाइक मिल्क ग्रोसरी वेजिटेबल्स वो कंप्लीटली फ्री होगा क्योंकि मिल्क की बात करें तो कोई भी 2000 का मिल्क नहीं लेंगे मिल्क ज्यादा से ज्यादा हम 70 75 या 60 रुपीज का हम मिल्क लेंगे तो इसमें ये जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल फ्री कंप्लीटली फ्री रखा गया है जो माइक्रो पेमेंट्स है बट जो ट्रांजेक्शन अबाउट 2000 है अकाउंट फॉर रफली 65% ऑफ टोटल फाइनेंस वैल्यू फॉलोइंग थ्रू यूपीआई अब ये सारी चीजें क्यों करी गई है देखिए पहले ये सारी चीजें हम कह सकते हैं सब्सिडाइज थी या फ्री थी क्योंकि इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी थी डिजिटल पेमेंट को इम्पोर्टेंस देनी थी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमें जाना था और कैश को कम यूज करना था तो इसलिए ये सारी चीजें ठीक चली गई है अगर आप देखेंगे किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए कुछ ना कुछ हम मिनिमल फीस जो है वो लेते हैं ताकि वो सिस्टम या फिर वो जो ऐप है वो स्मूथली चले तो इसलिए ये सारे जो टैक्स की बात है या फिर जो एमडीआर की बात है वो की गई है अब देखिए इससे क्या हो सकता है रिवर्सल ऑफ डिकेड्स लॉन्ग पॉलिसी यूपीआई जीरो एमडीआर से अब क्योंकि हम एमडीआर बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है पूरे कंट्री में एक डिजिटल पेमेंट की हैबिट जो है वो भी जनरेट हो गई है यूपीआई अगर हम देखें यूपीआई छोटे से लेके छोटे कंज्यूमर से लेके बड़े मर्चेंट जो है वो यूपीआई का यूज करते हुए दिखाई देते हैं इससे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे या फिर डिजिटल फॉर्मलाइज पेमेंट सिस्टम पे क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है बैंक यूज दिस डिजिटल ट्रायल टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस एंड ऑफर लोन्स टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड अनबैंक्ड इंडिविजुअल इससे हेल्प हो सकता है इन स्मॉल बिजनेस की बैंक इनकी हेल्प कर सकते हैं अब क्योंकि टैक्स को बचाने के लिए जो डिजिटल पेमेंट्स है हम टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट उसे बचाने के लिए हो सकता है कि जो कैश पे ट्रांजिशन फिर से वापस जाए और स्लो डाउन हो जाए जो हमारे इकोनॉमी हम डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे थे वो इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो सकती है और अगर हम देखें कि जो यूपीआई की सक्सेस है वो क्योंकि चीपर थी तो वो कन्वीनियंट मानी गई अगर हम कैश से कंपेयर करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है क्रिएट हो सकती है क्योंकि एक शिफ्ट लेके आ रही है गवर्नमेंट जो बिल्कुल जीरो एमडीआर पे था अब उस पे मिनिमम चीजें मिनिमम एमडीआर जो है लगाने की बात कर रही है तो इसमें ट्रांजिशनल चेंजेस जो है देखे जा सकते हैं ऑलराइट आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो यहीं तक के थे वन इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि हम सीए पढ़ रहे हैं रोज डेली सीए पढ़ रहे हैं बट हमें क्या रखना है यार कि सीए के साथ साथ हम अपना जो स्टैटिक है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि सीए तभी आपको हेल्प करेगा जब आपका स्टैटिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा
अगर मान लीजिए आप सीए के सारे डेट्स याद करके गए हैं, जो बिल्स है, अमेंडमेंट्स है, सारी चीज़ें जो सीए में चल रहा है, आपने सारी चीज़ें पढ़ी है, जो-जो न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं। बट अगर आप उसको लिंक नहीं कर पाएँगे स्टैटिक से, तो फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जैसे आप पीवाईक्यूज़ देंगे देखेंगे तो डायरेक्टली कभी आपसे सीधे-सीधे क्वेश्चन्स नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा लिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं, किसी स्कीम से लिंक करके पूछेंगे, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ होगी, इन सारी चीज़ों के साथ आप करंट के क्वेश्चन्स जो है लिंक होते हुए देखेंगे। तो अगर आप सीए प्लस स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सीए भी आप रीड करते रहिए, सीए भी आप मल्टीपल रिवीजन करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए फैक्चुअल्स के क्योंकि अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से सीए देखेंगे तो आप पॉइंटर्स लिख लीजिए क्योंकि आपको स्टोरी बाद में समझ आ जाएगी, स्टोरी आपको पता है, तो सिर्फ उसके बेसिक पॉइंट्स आप लिखते चलेंगे। प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद करनी होगी, कुछ डेटा याद करना होगा जो आपके मेंस में भी आगे चल के जो हेल्प करेगा। बट सीए प्लस स्टैटिक को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे। ओके, आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो इफ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू ज्ञान में मानसा यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू सून। हैव अ गुड डे।